नमस्कार दोस्तों, अशोका आईएएस बलरामपुर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम लोग इस समय लॉकडाउन का पूरा मज़ा ले रहे हैं। जैसा कि आपको पता ही होगा, आए दिन लगातार लॉकडाउन बढ़ता ही जाता है और इसके बढ़ने का एक बड़ा कारण आप जानते हैं कि लगातार इसकी संख्या बढ़ रही है मरीजों की। और इसके संख्या बढ़ने का एक बड़ा कारण ये है क्योंकि लोगों ने अब उस वायरस को महत्व देना कम कर दिया और अपने कामों पर पुनः लौटने लगे हैं। तो जैसा भी हो, क्या होता है, कैसे होता है, ये तो बात की बात है। सरकारें जैसा चाहेंगी वैसा होगा। क्लास कब से शुरू होगा, कोचिंग वगैरह कब से ऑन होंगे, ये तो अलग बात है। लेकिन हम घर पर रहकर बेहतर पढ़ाई कर सकते हैं। पिछले वीडियोस में जैसा कि आपने देखा कि मुग़ल साम्राज्य का हम लोग सीरीज शुरू किए हैं, जिनमें बाबर से लेकर और औरंगजेब के मृत्यु तक का इतिहास हम आपको बताएंगे। और इस इतिहास में आपको राजनीति, अर्थव्यवस्था, समाज, साहित्य, कल्चर आदि चीज़ों के बारे में हम आपको बताएंगे। लेकिन वर्तमान में चीज़ें क्या है कि हमने आपको बाबर के बारे में बताया, कैसे आया, क्या हुआ, और उसके हुमायूं के बारे में हमने शेरशाह के बारे में भी देखा कि आखिर यूपीएससी या यूपीपीसीएस कैसे कैसे सवाल पूछ पाती है। ये चीज़ें हमने आपको बताया। क्या जब्ती प्रणाली है, क्या दहसाला बंदोबस्त है, मनसबदारी क्या है, इन सारी चीज़ों को हम आपको वीडियो में ज़रूर प्रोवाइड करवाएंगे। आज जो है हम पढ़ेंगे, जैसा कि आपने देखा, पहले बाबर को पढ़ा हमने, हुमायूं को पढ़ा, शेरशाह को पढ़ा। आज ऐसे ही क्रम में जो तीसरा मुग़ल बादशाह बनेगा उसका नाम है अकबर। और ये अकबर वास्तव में उसकी उपाधि थी। जो उसका मूल नाम होता था वो आप लोग जानते ही होंगे, अक्सर पढ़ते होंगे, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। इसके बारे में कहानी हम आपको बताते चलेंगे। ये 1556 से लेकर 1605 तक हिंदुस्तान का बादशाह बना रहा। बादशाह बोले तो पाद से तात्पर्य है पद और शाह से तात्पर्य है शासक। जो अपने पद से कभी ना अपदस्थ हो सके उसे बादशाह कहते हैं। और ये उपाधि धारण करने वाला तैमूरी वंश का पहला शासक बाबर था। देखते हैं इसके प्रारंभिक जीवन के बारे में, आगे क्या क्या होता है। हुमायूं, जैसा कि पिछले वीडियो में हमने आपको बताया कि नासिरुद्दीन हुमायूं को जब शेर शाह सूरी ने 1540 के युद्ध में बुरी तरह से पराजित किया तो हुमायूं हिंदुस्तान को छोड़कर राजस्थान से होते हुए अफ़गानिस्तान तक जाकर ईरान में जाके वहाँ के शासक ताहमस्प से सहायता प्राप्त करता है। इसी के दौरान वो अपने गुरु होते थे, उनकी पुत्री थी जिनका नाम था हमीदा बानो बेगम। हमीदा बानो बेगम ने विवाह किया हुमायूं से और विवाह करने के बाद हुमायूं ने हमीदा बानो को, पंजाब का ही एक राज्य था जिसका नाम आपने सुना होगा, और उस राज्य में एक जगह था जिसका नाम था कलानौर। और ये इस कलानौर पर जो शासक था उसका नाम था राणा वीरसाल। और राणा वीरसाल के यहाँ हुमायूं ने अपनी पत्नी हमीदा बानो बेगम को रख दिया। ये विवाह 1541 में हुआ था। जब हुमायूं 1541 के बाद में राजस्थान को छोड़कर चला गया ईरान की तरफ, तो 1542 में, याद रखिएगा, 1542 में एक बच्चे का जन्म होता है जिसका नाम होता है बदरुद्दीन। याद रखिएगा, बदरुद्दीन नाम होता है। किससे जन्म होता है? हमीदा बानो से। कौन? हमीदा बानो बेगम, इन्हीं से होता है। जब यह बच्चा जन्म लेता है तो हुमायूं के पास में कुछ ऐसा नहीं होता है कि अपने प्रजा को कुछ दे सके। तो क्या काम करता है, उसके पास केवल एक कस्तूरी रहता है, उसी को तोड़ तोड़ कर सबको बांट देता है। बाद में क्या होता है, 1542 के बाद जब 1548 आता है तो यह बदरुद्दीन अब 6 साल का हो चुका है। और इसका होना क्या है? खतना। इस्लाम का एक बड़ा रिवाज है खतना करवाना। बदरुद्दीन का जब खतना करवा दिया गया 6 साल की उम्र में, तो इस बदरुद्दीन को एक अन्य नाम दिया गया जिसका नाम पड़ा जलालुद्दीन।
और इसी जलालुद्दीन को अकबर के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रकार सम्राट अकबर का पूरा नाम था जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, यानी कि अकबर के बचपन का क्या नाम पड़ा? बदरुद्दीन। 1548 के बाद आपको पता ही होगा इसका जो बचपन था वो इसके चाचा के यहाँ बीता, और अकबर का जो चाचा था उसके चाचा का नाम था अस्करी। नाम आपने सुना ही होगा, अस्करी, हिंदाल, कामरान, ये सब उसके हुमायूं के भाई थे। अस्करी के यहाँ इसका बचपन बीता, बड़ा हुआ। पढ़ाई लिखाई में ज़्यादा इसको शौक था नहीं, तलवारबाजी, घुड़सवारी इसी में ज़्यादा शौक था। 1556 में जब हुमायूं भारत में आता है और अपने मच्छीवाड़ा और सरहिंद के युद्ध में अफगानों को हरा देता है, तो मुगल साम्राज्य का दूसरी बार स्थापना होता है। लेकिन जल्द ही वो दीन पनाह की सीढ़ियों से लड़खड़ाते हुए गिरा और 1526 में जनवरी में उसकी मृत्यु हो गई। और उसकी मृत्यु हुई दिल्ली में। उस समय जो आपका अकबर था वो कहाँ पर था? काला नौर में था, राणा वीर साल के यहाँ। अब आपको पता ही होगा, जैसे ही हुमायूं दिल्ली में मरता है उसी समय आपको हमने कल ही बताया था पिछले वीडियो में कि आदिल शाह सूर नाम आपने सुना ही होगा, इस्लाम शाह का उत्तराधिकारी, बोले तो शेर शाह का भतीजा था। उसके नेतृत्व में एक बनिया जो पहले नमक बेचता था वो प्रधानमंत्री के पद तक पहुंचकर हेमू उत्तर की ओर अपना प्रसार कर रहा था। अब ये उत्तर की ओर प्रसार करते करते दिल्ली तक पहुंच गया था हेमू, और हेमू ने दिल्ली पर कब्जा भी कर लिया। ये बात 1556 के मार्च महीने और अप्रैल महीने की है। इधर हेमू दिल्ली पर कब्जा कर लेता है तो आदिल शाह क्या काम करता है, उसको विक्रमादित्य या विक्रमाजीत, जो कि 14वीं उपाधि थी हिंदुस्तान में, उसकी उपाधि हेमू को देता है। और इस प्रकार दिल्ली पर से एक बार फिर से मुगल साम्राज्य का पत्ता कट जाता है और एक बार फिर अफगानों का शासन आता है। बोले तो कहने का तात्पर्य है हेमू का शासन आता है। इस बात को लेकर अकबर जो था, इस अकबर का जो संरक्षक था उसका संरक्षक का नाम आप जानते ही होंगे, क्या नाम था? बैरम खान। और ये बैरम खान जो था ये हुमायूं का बड़ा विश्वास पात्र था। तो हुमायूं ने बैरम खान को अकबर का संरक्षक नियुक्त कर रखा था। अब इधर देखिए, बैरम खान ने जैसे ही देखा कि दिल्ली पर हेमू का अधिकार हो गया है, उसने तुरंत क्या काम किया, काला नौर में ही अकबर का राज्यारोहण कर दिया। किसने? बैरम खान ने। बैरम खान ने अकबर का राज्यारोहण काला नौर में 1556 में किया और खुद उसका संरक्षक बन गया। इस समय अकबर की उम्र मात्र 13 साल 4 महीने की थी। कितना? 13 साल 4 महीने की। इस अवस्था में अकबर क्या कर पाता? इसलिए अकबर के कई सारे सलाहकारों ने यह उसको सुझाव दिया कि दिल्ली को छोड़कर हम लोग काबुल की तरफ भाग चलते हैं। लेकिन बैरम खान जो कि धर्म से एक सिया था, धर्म मुसलमान का, संप्रदाय सिया का था, उसने अकबर को समझाया कि नहीं मेरे बच्चे, ऐसा नहीं करते हैं। तो उन्होंने, अकबर ने कहा तो बताइए चाचा हम क्या कर रहे हैं? बैरम खान ने कहा कि हेमू भले पूरा 22 युद्ध लड़ा है और 22 के 22 जीत गया है, लेकिन इसका मतलब है कदापि नहीं कि वो हमेशा अजय रहेगा। इस बात को लेकर नवंबर 1556 में बैरम खान ने एक बड़ी सेना सजाई और इस सेना को ले जाकर उसी ठीक फिर से उसी जगह पर जिसको यूपीएससी मेंस में पूछा हुआ है, क्या नाम था उसका? पानीपत। और इसी पानीपत में दूसरी बार युद्ध हुआ। जैसा कि मेंस में पूछा हुआ है कि आखिर सारा युद्ध पानीपत में ही क्यों हुआ, तो उसका कारण मैंने आपको पिछले वीडियोस में बता रखा है। अब देखते हैं, नवंबर 1556 में बैराम खान की सेना और हेमू, जिसे आप विक्रमादित्य कहते हैं, उसकी सेना आके खड़ी हो गई। दोनों में घमासान युद्ध हुआ और यहाँ तक कि युद्ध इस तरह से हुआ कि
हाँ, इस चीज़ को याद रखिएगा, किन के बीच हुआ था। तो एक तो हुआ था हेमू के बीच, और एक किसके बीच हुआ था, बैरम खान, यानी अकबर आप कह दीजिए तो कोई गलत नहीं होगा। हेमू के पक्ष में युद्ध जा ही रहा था, बोले तो एकदम जीत चुका था, लेकिन एक तीर आकर हेमू के आंख में लग गई और बेहोश होकर अपने हाथी से गिर पड़ा। अब नेतृत्व विहीन अफगानों की सेना भाग खड़ी हुई, और इस प्रकार आरपी त्रिपाठी कहते हैं कि अकबर की विजय एक उसके हेमू की हार एक संयोग मात्र थी, लेकिन अकबर की विजय एक दैवीय कृपा थी। अंततः 1556 में पानीपत दूसरे को बैरम खान जीत जाता है, और जीतने के बाद अब अकबर दिल्ली पर शासन करने के लिए उतावला होता है। आगे क्या होता है जरा बताते चलते हैं। हुआ क्या कि जैसे ही 1556 में पानीपत का दूसरा युद्ध होता है, अब बैरम खान का जो पावर होता है वो लगातार बढ़ता जाता है। 1556 से लेकर 1560 तक पूर्णतः बैरम खान का काल था, और बैरम खान, उसके ऊपर आरोप लगने लगे कि वो सिया है, मंत्रिपरिषद में सियाओं को ज़्यादा प्रभावित कर रहा है, अपने दोस्तों को ज़्यादा कर रहा है, सुन्नियों को उपेक्षित कर रहा है। इन सारे मामलों को लेकर आपको आप जान लीजिएगा कि एक शब्द आता है जिसका नाम होता है अतका खेल। ये कौन सा शब्द है? मध्यकालीन भारत में अतका खेल का तात्पर्य वो था जिसमें बैरम खान और कुछ महत्वपूर्ण महिलाएं जैसे महामनगा, हमीदा बानो बेगम आदि सारी जो महिलाएं थी, इन सारे महिलाओं को, जहाँ पे हरम जानते हैं आप, हरम वो जगह थी जहाँ पर ये महिलाएं रहती थी, जिसे आप रनिवास कहते हैं, उन सब का प्रभाव और बैरम खान का प्रभाव 1556 से लेकर और 60 तक था। इस बीच में अकबर पर इन सब का ज़्यादा प्रभाव होने के कारण इसे पर्दा शासन भी कहते हैं। और हाँ, थोड़ा सा जान लीजिएगा, 1556 से लेकर 60 तक जो प्रभाव था अकबर के ऊपर वो बैरम खान का था, लेकिन 1560 से लेकर 64 जो था वो अतका खेल, यानी कि जिसे आप पीटी कोट सरकार भी कहते हैं, याद रखिएगा, यद्यपि उचित शब्द नहीं है। इसका सीधा तो तात्पर्य है कि 1560 से लेकर 64 तक अकबर के ऊपर महिलाओं का शासन था और उन्हीं के द्वारा कहने के अनुसार वो शासन करता था। तो हुआ क्या, पहले देख लेते हैं। जब 1556 के बाद में बैरम खान की शक्ति बढ़ने लगी तो अकबर ने सोचा कि नहीं, अब शक्ति हमारे पास होनी चाहिए। समस्या थी, बैरम खान अपना शक्ति छोड़ने को तैयार नहीं था। अकबर धीरे धीरे बड़ा हो रहा था। अब वो बात बात पे अकबर से लड़ जाता था, यद्यपि उसे खाना की उपाधि दे रखा था, खानों का खान बैरम खान। फिर क्या हुआ, तो अकबर ने सोचा कि इसको समाप्त कर देना ये उचित है। एक दिन शिकार खेलने के बहाने वो आगरा से निकला अकबर और जाके चला गया दिल्ली, और दिल्ली पहुंचकर एक फरमान यानी तो ऐलान जारी किया। और ऐलान जारी करने में उसने यही कहा, सारी शक्तियाँ मेरे में हैं और जो मैं आदेश दूं वही चीज़ें होनी चाहिए। अब ये सीधे सीधे चुनौती थी बैरम खान को। तो बैरम खान ने अपनी सेना एकत्रित कर ली और बादशाह यानी राजकुमार अकबर से युद्ध करने को ठान लिया। अंतिम में वो पराजित हुआ और उसको अकबर ने तीन ऑप्शन दिया कि आप क्या क्या करना चाहते हैं। या तो आप चले जाइए मालवा की तरफ जहाँ पर चंदेरी है, वहाँ की आप सूबेदारी संभाल लीजिए। दूसरा, या फिर आप मेरे सलाहकार बन जाइए। तीसरा, या फिर आप, जो कि सूरत एक बंदरगाह था, इसे मक्का का द्वार भी कहते थे, इस मक्के के द्वार से होते हुए आप हज को चले जाइए। बैरम खान ने ये तीसरा ही विकल्प को चुना और कहा हम मक्का जाना चाहते हैं। वो दिल्ली से जा रहा था और जैसे ही अहमदाबाद में पहुंचा, एक हसन नुहानी करके एक अफ़गान था जिसके पिता को बैरम खान ने मार डाला था। उस नुहानी ने बैरम खान की हत्या कर दी। इस प्रकार 1560 तक अकबर बैरम खान से छुट्टी पा चुका था। फिर क्या हुआ, अब अकबर धीरे धीरे बड़ा हो रहा था। अब उसकी शादी की बात हो रही थी। उसको आप जानते हैं कि वो अपने चाचा की बेटी से, जिसका नाम रुकैया था, उसी से विवाह कर लिया था, किंतु रुकैया से कोई बच्चे हो नहीं रहे थे।
और मुसलमानों में एक ख़ास बात है कि जब तक बच्चे नहीं पैदा हुए तब तक मतलब नहीं निकलता है कि वो हमारी पत्नी है। अब अकबर ने क्या काम किया कि वो अजमेर, आप जानते होंगे, अजमेर में ही एक सूफी संत रहते थे, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। चिश्ती साहब के दरबार पर वो टोटल जानते कितनी बार गया? 12 बार जियारत करने, 12 नहीं 14 बार, जरा एक बार कंफर्म कर लें। वो सूफी संत शेख मोइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह पर 14 बार जियारत करने गया था। और जियारत से तात्पर्य क्या है? ये धर्म यात्रा। वो जब एक बार 1560-61 के समय में दिल्ली से होकर और जयपुर से होकर अजमेर की तरफ जा रहा था, तो अजमेर देख रहे हैं, अजमेर के पश्चिम में पड़ता है जयपुर। नो, जयपुर के पश्चिम में पड़ता है अजमेर। तो जयपुर का एक राजा था और उस राजा का नाम आप जानते ही होंगे। वो राजा था जिसका नाम था भारमल। और ये भारमल जो था ये कछवाहा वंश का था। ये भारमल आया और अकबर से कहा कि जनाब आपके कुछ गुमास्ते हैं, मतलब कि अधिकारी हैं जो हमको परेशान करते हैं। अकबर को ये बात नागवार गुजरी और उसने उन सारे अधिकारियों को निलंबित कर दिया। इस भावना से खुश होकर भारमल को ये लगा कि शायद ये अच्छा शासक है, और इसलिए भारमल ने अपनी पुत्री जिसका नाम था जोधाबाई, इसका विवाह कर दिया अकबर से। अब जोधाबाई का विवाह हो गया अकबर से, लेकिन जोधाबाई ने अकबर के ऊपर अपना खूब प्रभाव डाला। इतना प्रभावित कर लिया कि अकबर को ये महसूस होगा कि यस, मैं केवल बादशाह हूँ लेकिन दिलों का बादशाह नहीं हूँ कि जनता हमको जलाल के नाम से जाने, बोले तो अकबर के नाम से जाने। तो जोधाबाई के प्रभाव में आकर अकबर ने कुछ लगातार सुधार किए। जैसे दास प्रथा को उसने बंद कर दिया। जब कभी युद्ध होता था तो उस युद्ध में जीते हुए युद्धबंदियों को दास बना लिया जाता था, बंद कर दिया। दूसरा, तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया। यदि आप अपने राज्य से दूसरे राज्य में जा रहे हों, बनारस है या फिर काशी बनारस इलाहाबाद, कहीं पर तीर्थ यात्रा जा रहे हों, तो आपको टैक्स देना पड़ता था। अकबर ने 1563 में वो भी बंद कर दिया। और सबसे अच्छी बात तो ये है, जो प्रजा को प्रजा से अलग करने वाला, भेदभाव करने वाला जो कर था जिसका नाम जजिया था, 1564 में अकबर ने उसे भी समाप्त कर दिया। और याद रखिएगा, इस जजिया को अकबर का प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री टोडरमल भी देता था। जब अकबर को ये बात याद आया कि मेरा प्रधानमंत्री भी जजिया देता है, तो ये बात उसको अलग लगा और जजिया को 1564 में समाप्त कर दिया। ये अकबर के कुछ महत्वपूर्ण प्रारंभिक सुधार थे। अब हम चलते हैं कि अकबर ने हिंदुस्तान में अपना साम्राज्य कहाँ कहाँ और कैसे फैलाया। तो जरा जान लीजिए कि मालवा कहाँ है। आज जान लीजिएगा मालवा कहाँ है। अरावली पर्वत के पूरब में, अरावली जो पर्वत है गुजरात से लेकर दिल्ली तक, इसके पूरब का क्षेत्र और विंध्याचल के उत्तर का क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र मालवा कहलाता है, जहाँ पे चंबल की नदी बहती है। इस मालवा का शासक था बाज बहादुर। संगीत में इतना निपुण था कि हमेशा वीणा बजाते हुए रहता था। इसकी राजधानी थी मांडू। मांडू उस समय संस्कृति का बहुत बड़ा केंद्र था। और उसी समय एक और लड़की हुई जिसका नाम था रूपमती। रूपमती को संगीत बहुत पसंद था, बोले तो बेबी को बेस पसंद था, और बाज बहादुर को संगीत आता ही था। दोनों एक दूसरे पर मोहित हो गए और विवाह कर लिया। इस बात को अधम खान जान पाया कि इतनी खूबसूरत कन्या बाज बहादुर के पास में है। तुरंत अधम खान, जो कि माहम अनगा का बेटा था, तुरंत अधम खान ने 1561 में बाज बहादुर पर आक्रमण कर दिया। ढेर सारा पैसा प्राप्त हुआ, लेकिन रूपमती नहीं प्राप्त हो सकी, क्योंकि जब बाज बहादुर हार गया तो रूपमती ने आत्महत्या कर लिया। रूपमती का जो कब्र है वो वहीं भोपाल में स्थित है। बाज बहादुर भागकर अकबर के पास जाता है, तो अकबर में एक खास गुण था, वो अपने दुश्मनों को माफ़ बहुत जल्दी करता था और अपने बगल में बैठाता था अपने दरबार में। इससे उनका सम्मान भी बढ़ जाता था। तो बाद में जब बाज बहादुर मर गया तो उसको रूपमती के बगल में ही दफन कर दिया गया।
इस प्रकार ये जो मालवा का क्षेत्र था वो भी साम्राज्य में सम्मिलित हो गया। गोंडवाना, यहाँ पर जो मध्य प्रदेश का उत्तरी क्षेत्र जो बुंदेलखंड और छत्तीसगढ़ के आसपास का क्षेत्र होता था, यह गोंडवाना कहलाता था। यहाँ पर लगभग 20,000 की सेना रखकर एक अमन दास नाम का व्यक्ति था, जिसने संग्राम शाह की उपाधि धारण कर रखी थी, उसका शासन था। उसने अपने बेटे का विवाह चंदेल राजकुमारी महोबा की रानी दुर्गावती से कर रखा था, लेकिन जल्द ही दुर्गावती विधवा हो गई तो साम्राज्य का शासन उसके ऊपर आ गया। तो वो अपने संरक्षक का एक छोटा सा बच्चा नारायण राव शायद नाम था, उसको संरक्षक बना के गोंडवाना की अपना राज्य करने लगे। लेकिन इतनी महत्वपूर्ण सेना, हाथी, लोहे आदि का खदान होने के चलते गोंडवाना को अकबर छोड़ नहीं सकता था। और इसी गोंडवाना के ऊपर इलाहाबाद था, और इलाहाबाद का शासक था जिसका नाम था आसफ खान। ये अकबर का सूबेदार था। आसफ खान ने दुर्गावती को सुना, इतनी वीर महत्वाकांक्षी, कहा जाता है कि इतनी वीर थी कि जब किसी शेर को यह जान जाती थी कि इस क्षेत्र में आया है तो वो तब तक पानी नहीं पीती थी जब तक उस शेर को मार न डाले। इतना पैसा, इतना सामरिक राजनीति के चलते इलाहाबाद के गवर्नर आसफ खान ने दुर्गावती के ऊपर आक्रमण कर दिया, जीत लिया। दुर्गावती हार गई। ये परिणाम पूरा हुआ, बीच की बड़ी कहानी उसको छोड़ देते हैं और अंतिम में अपना स्वयं छुरा भोंक के आत्महत्या कर लेती है। अगला जयपुर भारमल। आपने देखा कि कछवाहा वंश का जो पहला वंश था अकबर से मिलने वाला और अपनी बेटी का विवाह करने वाला, वो कछवाहा वंश जयपुर का रहने वाला था। मेवाड़, ये कहाँ पर है तो जान लीजिए, मेवाड़ आज को जो उदयपुर है आदि सारा क्षेत्र है मालवा के पश्चिम में, उसी को हम क्या कहते हैं, मेवाड़ कहते हैं। इस मेवाड़ ने अकबर के सभी नीतियों का हमेशा विरोध किया। सारे राजपूत राजा अकबर के हो चुके थे, लेकिन मेवाड़ अंत तक विरोध करता रहा। अकबर के समकाल में उस समय सिसोदिया वंश का राजा था उदय सिंह। ध्यान दीजिएगा, मीराबाई का विवाह इसी सिसोदिया वंश में हुआ था। उदय सिंह से था, युद्ध हुआ 1567 में और उदय सिंह अपना राज्य छोड़कर भाग गया और दो व्यक्ति जयमल और फत्ता को वहीं पर रख दिया। अकबर से इन लोगों ने इतनी बुरी तरह से लोहा लिया कि अकबर एक बार हारने तक तो को था, लेकिन जयमल और फत्ता मारे गए। अकबर ने 30,000 राजपूतों का सर कटवा कर महलों पर टंगवा दिया। ये अकबर की सबसे खतरनाक बात थी। हालांकि बाद में मुगलों राजपूतों से सहायता प्राप्त करने के लिए इलाहाबाद के किले के सामने एक शेर पर या हाथी पर बैठे जयमल और फत्ता की तस्वीरें लगवाई। इस प्रकार मेवाड़ भी उनके शासन में आ गया। लेकिन आगे बताएंगे 1572 में सिसोदिया के राणा उदय सिंह की मृत्यु होने के बाद उनका जो उत्तराधिकारी होता है उसका नाम होता है महाराणा प्रताप। वो अकबर का पूर्ण तिरस्कार करता है, वो आगे बता रहे हैं। कालिंजर का राजा, जैसा कि आप जानते होंगे, रामचंद्र नाम था। रीवा का वही रामचंद्र था जिसके यहाँ महेश दास नामक व्यक्ति रहता था, और इसी महेश दास को अकबर ने बीरबल का उपाधि दिया था, और ये उसके 9 रत्नों में सबसे बेहतरीन रत्न था। रीवा के रामचंद्र, पीसेस 2019 में पूछा। फिर गुजरात विजय, अब जरा जान लेते हैं। अकबर जैसे शासन करता है तो उसके कुछ साथी होते हैं उज्बेक, और इन उज्बेकों ने आक्रमण कर दिया। अकबर को कुछ समय के लिए अपने जान तक भी पड़ आई, तो अकबर ने पूरी सेना लिया और उज्बेकों को तहस नहस किया। वो सारे उज्बेक जाकर कहाँ बस गए, गुजरात में। मतलब कि अकबर के सारे विरोधी कहाँ हैं, गुजरात में है, और गुजरात में ही सूरत बंदरगाह है, और उस समय का सबसे बड़ा बंदरगाह सूरत ही था, जिसे मक्का का प्रवेश द्वार कहते थे। अब यहाँ पर इस बंदरगाह पर इतने महत्वपूर्ण क्षेत्र पर अकबर के विरोधियों का शासन हो, यह उसे कदापि पसंद नहीं था। इसलिए उसने दिल्ली से चला जब, तो मालवा को, जयपुर को, मेवाड़ को आदि को जीतते हुए गुजरात पहुँचा, और पहुँचा 1572 में। 1572 में पहुँचा, यहाँ के उज्बेकों के विद्रोहों को शांत किया, अपने विरोधियों को ख़त्म किया, और पहली बार अकबर यहीं खंभात की खाड़ी में समुद्र देखा और एक जहाज़ पर बैठकर थोड़ी दूर पर चला भी। तब तक पुर्तगाली अरब सागर में अपना एक
व्यवस्था कार्टेज शुरू कर ही चुके थे। कार्टेज व्यवस्था क्या है ये कमेंट में आप बताइएगा, क्योंकि यूपीएससी यहाँ से सवाल ज़्यादा पूछता है। अब अकबर 1572 में वापस जैसे ही आगरा जाता है कि तुरंत यहाँ पे फिर से विद्रोह होता है, और आगरा से यहाँ तक आने में 42 दिन लगते थे। अकबर इतनी तेज़ी से आगरा से गुजरात की ओर मुड़ा कि मात्र 9 दिन में पहुँच गया। इतिहासकार स्मिथ ने इसे सबसे तीव्रगामी आक्रमण बताया है। तो इस प्रकार गुजरात को भी विजित कर लिया। 1572 में हमने आपको बताया कि कैसे राणा प्रताप आए और उन्होंने अपनी राजधानी कुंभलगढ़ को बनाया। कुंभलगढ़ में राजधानी होने के बाद में अकबर ने हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा। कैसे? अब तक ज़्यादातर राजपूत आ चुके थे अकबर के प्रभाव में। जानकारी के लिए हम आपको बता दें, अकबर की एक नीति बड़ी अच्छी थी कि वो अपने दुश्मनों को माफ़ जल्दी करता था, अपने साम्राज्य में मिला लेता था। राजपूतों में खास बात थी कि बड़े वीर थे और अकबर को इन वीरों की आवश्यकता थी, क्योंकि इन वीरों के बिना हिंदुस्तान में साम्राज्य स्थापित हो नहीं सकता था। तो अकबर ने क्या काम किया, राजपूतों से कहा आप राजा हैं बने रहिए, आप अपना सम्मान बनाए रखना चाहते हैं बने रहिए, हमें आपसे युद्ध नहीं करना है, बस केवल आप मेरी हुकूमत स्वीकार कर लीजिए और मेरा सिक्का चलवा दीजिए बस। अब बताइए, एक सिक्के को लेकर अपना पूरा साम्राज्य जो बचाए रख सकता है वो युद्ध करके क्यों अपने आप को समाप्त करे। इसलिए उन्होंने राजपूतों ने अकबर से दोस्ती कर ली और अकबर ने उनको अपने दरबार में जगह दिया। ये सम्मान पाना बड़ी बात थी। तो ज़्यादातर राजपूत अकबर के साथ में हो गए। मान सिंह, कछवाहा राजपूत, भारमल, टोडरमल, बहुत सारे लोग हो गए थे। लेकिन एकमात्र मेवाड़ था जो इसका प्रतिरोध कर रहा था। राणा प्रताप से समझौता करने के लिए अकबर ने 3 लोगों का दल भेजा। किसको किसको भेजा? मान सिंह को भेजा हल्दीघाट, उनसे राणा प्रताप से समझौता करने के लिए। अब देखिए, उसने 3 हिंदुओं को भेजा महाराणा प्रताप से समझौता करने के लिए। इसका मतलब ये कदापि नहीं था कि अकबर भाई भाइयों को लड़वाना चाहता था। वो ये चाहता था कि शायद मुझसे मुसलमान होने की वजह से राणा प्रताप हमसे समझौता ना करें, तो अपने भाइयों से तो कर ही सकते हैं। राणा प्रताप तैयार भी हो गए थे लगभग, लेकिन वो अकबर चाहते थे कि राणा प्रताप स्वयं हमारे दरबार में आए और हमारा सजदा करें। ये राणा प्रताप को तनिक मंजूर नहीं था और उन्होंने इसका विरोध किया, जिसके चलते 1576 में घनघोर युद्ध हुआ। और इस युद्ध में अकबर का घोर आलोचक था बदायूंनी। उसने कहा अकबर से कि हम भी युद्ध करना चाहते हैं राणा प्रताप से, क्योंकि जब मैं युद्ध करूंगा तो मैं 1000 काफिरों को मारूंगा और आप मुझे गाजी की उपाधि देंगे। हालांकि गया, युद्ध हुआ, राणा प्रताप हार गए, हकीकत में हार गए। लेकिन वहाँ का जो झाला शाह था उनका मुकुट पहना और राणा प्रताप वापस चले गए हल्दी घाटी के उस अरावली पर्वत के श्रेणियों में। युद्ध होता रहा। अकबर ने तो कई सारी चीज़ों को जीत लिया हर को, लेकिन एक छोटी सी राजधानी जिसको उन्होंने बना लिया था महाराणा प्रताप ने, उसका नाम था चावड़। इसको अपनी राजधानी बना लिया और धीरे धीरे करके बाद में उन्होंने साम्राज्य के कई हिस्सों को जीत लिया, लेकिन मेवाड़ को जीत नहीं पाए। और ये छापामार युद्ध करते रहे और यही छापामार युद्ध आगे चलकर दक्षिण भारत में मलिक अंबर और शिवाजी आगे बढ़ाते हैं। बीजापुर की रानी चांद बीबी थी, जो आदिल शाह की प्रथम पत्नी थी। आदिल शाह के मरने के बाद में चांद बीबी से भी युद्ध होता है और इस चांद बीबी मारी जाती है, आत्महत्या कर लेती है। असीर, और हाँ एक चीज़, खानदेश नाम आपने सुना होगा कि आखिर खानदेश क्या है। तो याद रखिएगा, नर्मदा नदी और ताप्ती नदी के बीच में स्थित जो क्षेत्र है उसी को खानदेश कहा जाता है। यहाँ के सारे लोगों की उपाधि खान होती थी, इसलिए इसे खानदेश कहा गया। अकबर ने जब इसे जीत लिया, खानदेश को जब जीत लिया, कहा जाता है सोने की चाबी से इसके किले को खोला था। मतलब कि अकबर ने हाथ खोल के दान दिया। जब खानदेश को जीत लेता है तो यहाँ का नाम वो बदलकर दान देश अपने बेटे दानियाल के नाम पे रख देता है। असीरगढ़ अंतिम वो विजय थी जिसको अकबर 1601 में जीत पाता है। राजपूत नीति आप जान ही चुके हैं। धार्मिक नीति में वो इबादत खाना
आप जानते होंगे ये धर्म संसद था जिसको 1575 में शुरू किया और 82 में अंतिम में बंद करना पड़ा। मुल्ला लोग और पंडित लोग आपस में इतना झगड़ा करने लगे। हिंदुओं का नेतृत्व देवी और पुरुषोत्तम ने किया और जैनों का नेतृत्व हीर विजय सूरी जिसे जगत गुरु की उपाधि दिया था उसने किया। फादर मुंसेरात ईसाइयों के किया एकवा विवाह। बौद्ध धर्म में इसने भाग नहीं लिया था। फतेहपुर सीकरी में इबादत गाना को खोला था, याद रखिएगा। महजर एक घोषणा पत्र था जिसे शेख मुबारक ने 1579 में शुरू किया था। इसमें क्या था कि जब सद्र उस सुदूर और काजी लोगों का व्याख्या गलत हो रहा हो तो अकबर उसको अपने तरीके से सही कर सकता है। ये महजर की घोषणा थी। 1582 में उसने दैवी एकेश्वरवाद पर दीन ए इलाही शुरू किया। ये कोई धर्म नहीं था, याद रखिएगा। दीन ए इलाही को शुरू किया और इसको स्वीकार करने वाला एकमात्र हिंदू बीरबल था। इलाही संवत 1583 में शुरू किया और याद रखिएगा सिख गुरु रामदास को अकबर ने 500 बीघा ज़मीन दिया और उसी पर तालाब बनवा के और मंदिर बनवा के आज का अमृतसर और स्वर्ण मंदिर बनवाया गया है। अंतिम में 1600 के आसपास जहांगीर चाहता कि हम शासक बने, लेकिन अकबर जब मर नहीं रहा था तो जहांगीर को विद्रोह करना पड़ा और इसी विद्रोह में अकबर और जहांगीर के मध्य खटास पैदा होता है। अंततः 1605 को अकबर की मृत्यु हो जाती है और उसको उठाकर जहांगीर सिकंदरा में दफना देता है और इस प्रकार अकबर का कब्र आगरा के निकट सिकंदरा में स्थापित होता है। अब जहांगीर कैसे शासक बनता है, क्या चीज़ें होती हैं, ये हम आपको अगली क्लास में बताएंगे। अकबर के बारे में मनसबदारी व्यवस्था, जात पद, आर्थिक सुधार, धार्मिक सुधार आदि चीज़ें हम आपको अगली क्लास में बताएंगे। इसको जितना हो अधिक से अधिक इसको बार देखिए। पीसीएस यहाँ से कई बार पूछा है। आईएएस 2014 में ये सवाल इबादत खाना से पूछा हुआ था। अगली बार हो सकता है कि आपसे दीन इलाही से पूछ ले, इसके लिए ध्यान से पढ़िएगा। फिर मिलेंगे। अशोका आईएएस की तरफ से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं।